नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। पहली बार 13 सेक्टर पीएलआई के दायरे में लाना दिखाता है सरकार की प्रतिबद्धता। पीएम ने कहा, टेक्सटाइल पीएलआई से किसानों को फायदा। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2023 को मोटे अनाज का साल घोषित करना भी भारतीय किसानों के लिए बड़ा अवसर। पीएम ने की अपील, कहा योग की तरह ही मोटे अनाज की मुहिम को बनाना है वैश्विक। भारत की चावल निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए लाल चावल की पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना। लाल चावल के निर्यात में वृद्धि होने से ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी इलाकों के किसान परिवारों की आय में होगी बढ़ोतरी। गैर बासमती चावल की शिपमेंट में भी प्रभावशाली बढ़ोतरी। खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 15.31% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 668.12 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान। और देश अब बिजली की कमी की जगह पावर सरप्लस नेशन में हुआ तब्दील। 2014-15 की ग्रामीण बिजली आपूर्ति की औसत अवधि 12.5 घंटे से बढ़कर हुई 2019-20 में 18.5 घंटे। 100% गांव के विद्युतीकरण के लक्ष्य से 13 दिन पहले किया हासिल। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के बजट में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित एक वेबिनार को आज संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि निर्माण की बढ़ती क्षमताएं देश में रोजगार के निर्माण को बढ़ाती हैं। भारत इसी अप्रोच के साथ तेजी से काम करना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक सुधार कर रही है। बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी उतना ही बढ़ाती है। भारत भी अब इसी अप्रोच के साथ बहुत तेजी से काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक लगातार रिफॉर्म्स कर रही है। हमारी नीति और रणनीति हर तरह से स्पष्ट है। हमारी सोच है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हमारी अपेक्षा है जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और एफिशिएंसी ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए हमें जुटकर काम करना होगा। और हमारी प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में मोस्ट मॉडर्न होनी चाहिए, एफोर्डेबल होनी चाहिए, लंबे समय तक सस्टेन करने वाली होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। भारत के इस प्रस्ताव के समर्थन में 70 से ज्यादा देश आए थे और फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2023 यानी 2 साल के बाद 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। ये देश का गौरव बढ़ाने वाली बात है। ये हमारे किसानों के लिए भी बड़ा अवसर है और उसमें भी खास करके छोटे किसान, जहां सिंचाई की सुविधाएं भी कम है और जहां पर मोटा अनाज पैदा होता है। इस मोटे अनाज का महात्म्य दुनिया तक पहुंचाने का काम यूएन के माध्यम से हमने जो प्रस्तावित किया वो 2023 के लिए स्वीकृत हुआ है। जिस तरह से कोरोना से बचाने के लिए मेड इन इंडिया वैक्सीन है, वैसे ही लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए भारत में पैदा हुए मिलेट्स भी, मोटा अनाज भी, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी उतनी ही उपयोगी होगी।
उन्होंने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में पीएलआई स्कीम से जुड़ी योजनाओं के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्पादन का औसतन 5% इंसेंटिव के रूप में दिया गया है। सिर्फ पीएलआई स्कीम के द्वारा ही आने वाले 5 सालों में लगभग 520 बिलियन डॉलर का उत्पादन भारत में होने का अनुमान है। पीएलआई जिस सेक्टर के लिए है उसको तो ये लाभ हो ही रहा है। इससे उस सेक्टर से जुड़े पूरे इकोसिस्टम का बहुत फायदा होगा। ऑटो और फार्मा में पीएलआई से ऑटो पार्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाओं के रॉ मटेरियल से जुड़ी विदेशी निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। एडवांस सेल बैटरीज, सोलार पीवी मॉड्यूल्स और स्पेशलिटी स्टील, इसको मिलने वाली मदद से देश में एनर्जी सेक्टर आधुनिक होगा। इसी तरह टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मिलने वाली पीएलआई से हमारे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को लाभ होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार मानती है कि हर चीज में सरकार का दखल समाधान के बजाय समस्याएं ज्यादा पैदा करता है। इसीलिए हम सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अटेस्टिंग, सेल्फ सर्टिफिकेशन पर जोर दे रहे हैं। हमारी सरकार मानती है कि हर चीज में सरकार का दखल समाधान के बजाय समस्याएं ज्यादा पैदा करता है और इसलिए सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अटेस्टिंग, सेल्फ सर्टिफिकेशन, यानी एक प्रकार से देश के नागरिकों पर ही भरोसा करते आगे बढ़ना, इस पर हमारा जोर है। हमारा प्रयास इस वर्ष केंद्र और राज्य स्तर के 6000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम करने का हमारा इरादा है। कंप्लायंस का बर्डन कम होना ही चाहिए। टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज को बार बार ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, दिखना भरो, ये इस चीजों से मुझे मुक्ति देनी है। और अब बात करेंगे खरीफ विपणन सीजन में देश भर में जो एमएसपी पर किसानों से उनकी जो उत्पादन है वो खरीदा जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से किसानों से एमएसपी पर खरीदी जारी है। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 14.78% की वृद्धि हुई है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक 669.59 से अधिक लाख मीट्रिक टन धान किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है किसानों से। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, जो कुल खरीद का 30.29% है। ये देश भर के अलग अलग राज्यों से खरीदी की जा रही है। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 97,70,000 किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने 3,09,835 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन भी किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान दालों और तिलहनों की खरीद से 1,67,964 किसानों को लाभ पहुंचा है। रबी फसल 2020-21 के तहत आंध्र प्रदेश में एमएसपी पर 37.85 मीट्रिक टन चने की भी खरीदी की गई है। इसके साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,97,000 किसानों को फायदा पहुंचा है। किसानों से एमएसपी पर 26,716.31 करोड़ रुपए मूल्य की 91,80,412 कपास की गांठें भी खरीदी की गई है। समर्थन मूल्य पर 5,079 मीट्रिक टन खोपरा यानी कि जो 12 फसलें उसकी खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी भी की गई है। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले ग्रेड पृथक शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रगति की समीक्षा की है। गडकरी ने जनप्रतिनिधियों और मीडिया के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। नितिन गडकरी ने कहा कि 8,662 करोड़ रुपए की लागत के साथ 29 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे भी एक ऐसी परियोजना का पहला उदाहरण होगा जहां पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगभग 12,000 पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अनुभव के आधार पर देश भर में इस प्रणाली को दोहराया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट आज मैंने देखा, इसकी मुझे खुशी हुई कि इसमें 12,000 पेड़ हमने ट्रांसप्लांट किए और 84% सक्सेस रेट है। और आज मैंने हमारे अधिकारियों को और कॉन्ट्रैक्टर को भी कहा है कि उद्घाटन के पहले इसका लैंडस्केपिंग का प्लानिंग करके पेड़ लगाइए
ताकि ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बने। तो हम लोग ऑलरेडी हमने इसमें पेड़ भी ट्रांसप्लांट किए हैं और आपको वो फिल्म भी दिखाई है। तो पहली बात तो कभी कभी लोगों के मन में काफ़ी इसमें दिक्कतें आती है कि पेड़ कटने के बारे में बहुत समय भी जाता है, परमिशन नहीं मिलती, हम पैसे भी भरते हैं और उसके बाद में अभी हमने इस बार ट्रांसप्लांट भी किया है। तो एक पेड़ को ट्रांसप्लांट करने के लिए 25,000 से ज़्यादा खर्चा हमने किया है और 4 कॉन्ट्रैक्टर थे और नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। अब ये इसका अनुभव के आधार पर पूरे देश में हम लोग अभी पेड़ काटने के बजाय पेड़ ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करेंगे। हमें डेवलपमेंट भी करनी है और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की भी रक्षा करनी है। तो मेरा आपसे विशेष रूप से अनुरोध है कि जो 84% हमने ये पेड़ ट्रांसप्लांट किया है, इसके ऊपर आप अलग से अध्ययन करिए और ये अगर होगा तो मुझे लगता है कि हमें पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये हमारा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वृक्षारोपण पर विशेष फोकस किया है। सरकार ने साल 2020 तक प्रदेश में 24 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसे लगभग पूरा कर लिया गया है। पर्यावरण और जल संरक्षण का ख्याल रखते हुए सरकार ने राज्य के सभी 75 जनपदों में 100 साल से अधिक आयु के वृक्षों की गिनती करने का भी फैसला लिया है। ऐसे वृक्षों को सरकार राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित करेगी। बुलंदशहर में ऐसे 4 वृक्षों की गिनती हुई है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। पार्क मांडू हसनगढ़ी बुलंदशहर के ऊंचा गांव ब्लॉक में स्थित है। जिले के वन विभाग ने यहां वन चेतना केंद्र का निर्माण किया है, जहां अनेकों सुंदर वृक्ष हैं। गंगा के तट पर स्थित यह स्थल कई ऐतिहासिक और प्राचीन विरासत का गवाह रहा है। प्राचीन धरोहरों की बात करें तो यहाँ मांडव ऋषि का आश्रम है। मांडव ऋषि एक महान तपस्वी थे जो खांडव वन में अपने आश्रम की कुटिया में रहते थे। मांडव ऋषि के आश्रम के साथ ही बरगद का एक पेड़ भी है जो 100 साल से भी ज्यादा आयु का है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने विरासत वृक्ष घोषित किया है। देखिए, विशेषतः उद्देश्य ये है कि सबसे पहले संरक्षण है। अगर हम उसको हेरिटेज ट्री के रूप में डिक्लेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक लोगों का ध्यान उधर जाएगा, उनका संरक्षण होगा। प्लस टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, जो भी टूरिस्ट आएंगे उनके आकर्षण का एक केंद्र बनेगा। बुलंदशहर जिला प्रशासन ने ऐसे 4 पेड़ों को धरोहर के रूप में शामिल किया है जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है। ये बुजुर्ग वृक्ष धार्मिक स्थलों के पास हैं, जिन्होंने यहाँ की प्रकृति जल संरक्षण में अपना अहम योगदान दिया है। आंकड़ों की माने तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 75 जनपद में 24 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा राज्य के सभी जनपद में 100 साल उम्र पा चुके बुजुर्ग वृक्षों को भी नहीं काटने का फैसला लिया गया है। आंकड़े हैं कि प्रदेश वन विभाग ने अब तक ऐसे 1500 से अधिक बुजुर्ग विरासत वृक्षों का चयन किया है। हम लोगों ने जनपद में 4 पुराने वृक्षों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 2 बरगद, 1 पीपल और 1 खिड़नी के पेड़ हैं। ये चारों गंगा के किनारे वाले क्षेत्र में हैं और 100 साल से पुराने बताए जाते हैं। उसमें से एक डिबई तहसील में रामघाट बांगर में है बरगद का पेड़, और अनूपशहर तहसील है जो गंगा के किनारे है, उसमें एक बरगद का पेड़ मवई गांव में है, एक पीपल का पेड़ मोहम्मदपुर गांव में है और आहार में एक खिड़नी का पेड़ है। तो उसको आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड को रिकमेंड किया है उन्हें हेरिटेज ट्री के रूप में डिक्लेयर करने के लिए। पुराने पेड़ जहां पर्यावरण संरक्षण में सहायक होते हैं, वहीं बड़ी संख्या में ये पक्षियों का बसेरा भी हैं। पक्षियों की इस तरह की कई प्रजातियां इन पेड़ों को खास बनाती हैं। ऐसे में इन पेड़ों को सहेजने से इन प्रजातियों को भी सहेजा जाएगा। साथ ही विरासत वृक्ष के जरिए प्रदेश में इको टूरिज्म के अलावा जैव विविधता को भी बढ़ावा देने की तैयारी है। जल के संरक्षण में वृक्षों का योगदान सबसे अहम माना जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के ऐसे वृक्षों का चयन करना शुरू किया है जिनकी आयु 100 साल से अधिक है। इन वृक्षों ने हमारे प्रकृति, प्राकृतिक धरोहर और जल को बचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए ऐसे वृक्ष को धरोहर वृक्ष घोषित किया गया है। कैमरामैन शुभम के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, बुलंदशहर। और अब बात करेंगे भारत के चावल निर्यात क्षमता को धीरे धीरे विस्तार दिया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। असम से लाल चावल की पहली निर्यात खेप संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना कर दी गई। भारत के चावल निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए लाल चावल की पहली खेप को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया। आयरन से भरपूर लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में किसी भी रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के बिना
उगाया जाता है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। चावल की इस किस्म को बाओ धान कहा जाता है, जो कि असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। लाल चावल का निर्यात प्रमुख चावल निर्यातक LT फूड्स द्वारा लगातार किया जा रहा है। असम के क्षेत्र में इसके साथ साथ निर्यात किए गए लाल चावल की इस खेप को एपिडा के जरिए अमेरिका के लिए रवाना किया गया है। इन लाल चावल के निर्यात में वृद्धि होने से ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी इलाकों के किसान परिवारों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ एपिडा विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग के माध्यम से चावल के निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। सरकार ने एपिडा के अंतर्गत चावल निर्यात संवर्धन मंच की भी स्थापना की है, जो निगरानी रखेगा। 2020-21 में अप्रैल से जनवरी की अवधि के दौरान गैर बासमती चावल के शिपमेंट में प्रभावशाली बढ़ोतरी देखी गई है। गैर बासमती के निर्यात में रुपया अवधि में 125% और 115% डॉलर की वृद्धि देखी गई है। इसके साथ साथ अप्रैल जनवरी 2021 के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 26,058 करोड़ रुपए का रहा। अप्रैल जनवरी 2020 के दौरान यह 11,543 करोड़ का रहा है। और एक बार फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में कला और हुनर को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वाराणसी के हस्तकला संकुल में सरस मेला का ऐसा ही एक आयोजन किया गया, जिसमें कई कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार कला और हुनर को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह का प्रयास कर रही है। काशी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में सरस मेला का आयोजन करके ऐसा ही प्रयास किया गया है, जिससे कलाकारों की हौसला अफजाई हो रहा है। वाराणसी में यह आयोजन दूर दूर से आए कलाकारों को उनके उत्पादों को ख्याति दिलाने और प्रधानमंत्री की सोच स्वदेशी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। इस सरस मेला का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक समूह के महिलाओं को एक्सपोजर मिले अलग अलग जगह पे, ताकि उनको पता चले कि उत्पादन का मार्केटिंग कैसे होती है और एक्सपोजर कैसा होता है। वाराणसी दीनदयाल हस्तकला संकुल में सरस मेला में प्रदेश के हर जिले का हुनर और उत्पाद तो है ही, देश के कई प्रदेशों की कारीगरी से भी लोग दो चार हो रहे हैं। लोग आसाम से आया, बांस का सामान बना रहे, हम लोग खुद बनाता हो। इधर बनारस में वो सारे लोग बुलाया हम लोग को, इसलिए हम लोग इधर आया। सेल ठीक है, चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं भारत सरकार का, जो हम महिलाओं को इतने आगे बढ़ाने का जो उन्होंने नियम बनाया है, और समूह के माध्यम से हम लोगों को ये एग्जीबिशन में आने का जो मौका दिया है, जिससे हम अपनी आजीविका बढ़ा सकते हैं। और हम इस एग्जीबिशन में आए हैं तो उसमें हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है। कम से कम 20-25 हज़ार की हमारी सैलरी हुई है यहाँ आने से। सरस मेले का आयोजन जिस उद्देश्य से आयोजित की गई है, उसमें यह मेला सफल रही है। आम लोग मेले का आनंद ले रहे हैं और साथ ही एक ही जगह पर प्रदेश की कई तरह की बढ़िया उत्पाद भी खरीद पा रहे हैं। जो भी कारीगर जो भी अपना सामान लेके आए हैं, उनका सबको पसंद आ रहा है और लोग खरीद रहे हैं। ये जो लोग आए हैं अपना स्टॉल लगाए हैं, उनका भी मानना है कि अच्छी खरीदारी लोग कर रहे हैं, उनका भी नाम हो रहा है इस काशी में। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। और अब बात शिक्षा और रोशनी की। ग्रामीण भारत में सरकार शिक्षा का उजियारा फैलाकर देश के छात्रों का ज्ञानार्जन करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार के संकल्प को गांवों में चल रहे सरकारी विद्यालयों में पूरा करने का कार्य शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। ऐसा ही एक विद्यालय है राजस्थान के पाली जिले का निजाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जहां जन सहयोग से स्कूल का विकास करने के साथ बच्चों को नैतिक मूल्य और संस्कारों की पढ़ाई करवाई जाती है। पेश है एक खास रिपोर्ट। देश में शिक्षा को राष्ट्रव्यापी कर सर्वसुलभ बनाने के साथ सुदूर ग्रामीण अंचल तक शिक्षा का उजियारा फैलाने और ज्ञान की रोशनी से देश के बच्चों को रोशन करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। सरकार के इस विजन को संकल्पित और साकारित करने का काम कर रहा है राजस्थान के पाली जिले का निजाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय। यहाँ बच्चों को न केवल नैतिक शिक्षा और संस्कारों की पढ़ाई करवाई जा रही है, बल्कि प्रधानाध्यापक राजेंद्र परिहार की पहल से विद्यालय में शिक्षा के सत्र में सुधार के साथ ड्रॉप आउट रुकने से बच्चों का नामांकन भी बढ़ा है। मई 2015 में जब से प्रधानाचार्य राजेंद्र परिहार निजाम विद्यालय में आए हैं, तब से ही इन्होंने भामाशाहों को आगे लाकर विद्यालय का चहुमुखी विकास कर स्कूल का कायाकल्प कर दिया है। विद्यालय में 80 लाख रुपए से अधिक के काम करवाए जा चुके हैं। स्कूल में टिन शेड लगवाने के अलावा छात्र छात्राओं के लिए खेल का मैदान और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण और गार्डन बनाने का काम भी किया जा चुका है।
मुझे इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य ग्रहण किए हुए 5 साल और 9 महीने हो गए हैं। मैं जब यहाँ आया था तो स्कूल में काफ़ी कमियाँ थी, काफ़ी सुधार के काम अपेक्षित थे। भामाशाहों से संपर्क करके सबसे पहले मैंने विद्यालय का भौतिक स्वरूप बदलने का प्रयास किया। मुझे बहुत खुशी है कि 80 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य करवाए हैं। 5 वर्षों में विद्यालय का चौमुखी विकास किया है। लगभग 80 लाख रुपए खर्च किए हैं। उसमें ये डोम बनाया गया, विद्यालय का ये परिसर बनाया गया। हमारा विद्यालय बहुत ही अच्छा विद्यालय है। यहाँ पर प्रत्येक गुरुजन हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कराते हैं। विद्यालय में किए जा रहे नवाचारों से न केवल यहाँ पढ़ाई का वातावरण बन रहा है, बल्कि बच्चों का शैक्षिक और नैतिक विकास करने से उनमें संस्कारों का भी वास हुआ है। निजाम के इस सरकारी विद्यालय में आज तकरीबन 500 छात्र छात्राएं न केवल शिक्षार्जन कर रहे हैं, बल्कि परीक्षा में अच्छे परिणाम लाकर गांव के अन्य स्कूलों के लिए प्रेरणादायी आदर्श भी बन रहे हैं। पाली से लक्ष्मण मालिक के साथ ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिजली उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए मंत्रालय लगातार काम कर रहा है और प्रतिबद्ध भी है। साल 2014-15 की ग्रामीण बिजली आपूर्ति की औसत अवधि 12.5 घंटे से बढ़कर 2019-20 में 18.5 घंटे हो गई है। विद्युत राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी है। इसके साथ साथ विद्युत मंत्रालय ने सुधार के लिए प्रमुख पहल की है। बिजली की व्यवस्था, विश्वसनीयता, गुणवत्ता और स्थायी आपूर्ति, उपभोक्ताओं को सशक्त करना और स्वच्छ और हरे भरे राष्ट्र का निर्माण करना लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। 100% गांव के विद्युतीकरण को लक्ष्य से 13 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया। सौभाग्य योजना के तहत 100% घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया गया है और ग्रामीणों को या गांवों को इसका लाभ मिल रहा है। विद्युत मंत्री ने कहा कि देश अब बिजली की कमी की जगह पावर सरप्लस नेशन में तब्दील हो गया है। वर्तमान में देश में कुल स्थापित क्षमता 3.77 लाख मेगावाट है, जबकि 1.89 लाख मेगावाट की पीक डिमांड है देश भर में। और इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई जा रही ताकि किसानों को भी लाभ पहुंच सके। उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए ये कई कदम हैं, जिससे सरकार ने वित्त वर्ष 2015-20 में वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी का लक्ष्य भी हासिल किया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। और अब बात करेंगे लकड़ी के बने गोमिरा मुखौटे की। लकड़ी के बने गोमिरा मुखौटे हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दीपक सरकार भी पिछले 25 सालों से लकड़ी के मुखौटे बना रहे हैं। लकड़ी को तराश कर मुखौटे बनाने वाले इस कलाकार से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दौरान खास बातचीत भी की है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के राजभवन में 22 फरवरी से 24 फरवरी तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव अन्य राज्यों में एक विशेष राज्य के लोक और जनजातीय कला, नृत्य, संगीत, व्यंजन और संस्कृति को प्रदर्शित करने में सहायक रहा है। इस संस्कृति महोत्सव में देश भर से हस्तकला के 20 स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें हाथों से तैयार उत्कृष्ट उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया। दीपक सरकार पिछले 25 सालों से लकड़ी के मुखौटे बना रहे हैं। कैसा लग रहा है उन्हें संस्कृति महोत्सव का हिस्सा बनकर? बात करते हैं, कितनी खुशी है संस्कृति महोत्सव का? जी सर, हमें बहुत खुशी है। ऐसे प्रोग्राम हमें और भी चाहिए, क्योंकि हमें जाके वहाँ जाके मतलब उपस्थित हो सके। जैसे हम सामान बेचते हैं, इसी से हम अपना जीविका गुजारा करते हैं। ऐसे बहुत अच्छा लगा हमें। क्या बनाते हैं, किस तरह से बना पाते हैं आप? जी, हम गमाड़ी लकड़ी यूज़ करते हैं ज़्यादातर अक्सर। और ये जो हम कर रहे हैं ये एक्चुअली ये है गोमिरा मुखोस। गोमिरा डांस हमारे ज़िला में होता है। ये हमारे ज़िला की परंपराओं से मतलब चले आ रहा है, इसलिए इसको बोलता है गोमिरा मार्क्स। हमारे जो कोऑपरेटिव का और भी सदस्य है वो भी लंदन, पेरिस जा चुके हैं इस काम के ऊपर। जी, हम बहुत खुश हैं। कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक आप ये बनाते हैं और बिक्री कैसी हो पाती है? जैसे सर ये मतलब हर एक साइज के मतलब अलग अलग रेट है। 500 से लेकर 10,000 तक हम मुखोस बिक्री करते हैं, मार्क्स बेचते हैं मार्केट में। दीपक सरकार काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि उनकी कला को काफ़ी सराहा जा रहा है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दार्जिलिंग। और अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। पहली बार 13 सेक्टर पीएलआई के दायरे में लाना दिखाता है सरकार की प्रतिबद्धता। पीएम ने कहा टेक्सटाइल पीएलआई से किसानों को होगा फायदा। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2023 को मोटे अनाज का साल घोषित करना भी भारतीय किसानों के लिए बड़ा अवसर। पीएम ने की अपील, कहा योग की तरह ही मोटे अनाज की मुहिम को बनाना है वैश्विक।
भारत की चावल निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए लाल चावल की पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना। लाल चावल के निर्यात में वृद्धि होने से ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी इलाकों के किसान परिवारों की आय में होगी बढ़ोतरी। गैर बासमती चावल के शिपमेंट में भी प्रभावशाली बढ़ोतरी होगी। खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 15.31% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 668.12 लाख मीट्रिक टन धान से अधिक से धान। और देश अब बिजली की कमी की जगह पावर सरप्लस नेशन में हुआ तब्दील। 2014-15 की ग्रामीण बिजली आपूर्ति की औसत अवधि 12.5 घंटे से बढ़कर हुई 2019-20 में 18.5 घंटे। 100% गांवों के विद्युतीकरण को लक्ष्य से 13 दिन पहले ही किया गया हासिल। तो किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार।